वोट डाले काहे नहीं जातो। जी बिल्कुल, ये भैया बहुत बड़ा सवाल पूछ रहे हैं और आज आजमगढ़ में हम यही पूछेंगे कि वोट किसको डालेगी आजमगढ़ की जनता। मेरा नाम गौरव अग्रवाल है, आप देख रहे हैं आजमगढ़ से अड़ी का स्पेशल एडिशन। इससे आगे कुछ बोलूं, एक बार जोरदार तालियां आजमगढ़ के लिए, जोरदार तालियां आजमगढ़ के लोगों के लिए, यहां के नेताओं के लिए, यहां की राजनीति के लिए। देखिए, आजमगढ़ में मुकाबला तो बताया जा रहा है मौजूदा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ और धर्मेंद्र यादव के बीच में, लेकिन बीएसपी यहां पे क्या खेल करेगी? ये मुकाबला त्रिकोणीय होगा तो कैसे होगा? आज इसी की नब्ज टटोलने आजमगढ़ की इस धरती पर पहुंची है टीवी9 भारतवर्ष की हाईटेक बस, जो एक हाई वोल्टेज शो आपको दिखाएगी यहां से। लेकिन आज जो भारत की राजनीति है, जो चुनावी राजनीति है, उसमें एक और बड़ा फैक्टर मुस्लिम वोटों का भी जुड़ा है। आजमगढ़ में एमवाई वोटों का एक बड़ा समीकरण है और अगर मुस्लिम वोटों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुस्लिम इधर उधर नहीं जाएगा। कांग्रेस इस बात को समझ ले और उधर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला और सपा के मुखिया अखिलेश यादव सब मुसलमानों को डरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमान खतरे में है। मैं इन लोगों को बता देना चाहता हूं कि भारत में मुसलमान ना खतरे में था और ना है और ना होगा। आज की अड़ी में इसकी बात करेंगे, मुसलमानों को डराएंगे तभी वोट पाएंगे। आजमगढ़ की बात करेंगे, निरहुआ की बात करेंगे, धर्मेंद्र यादव की बात करेंगे, गुड्डू जमाली की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं आज कांग्रेस को दो टूक कहूंगा। भारत का मुसलमान कांग्रेस की जो हरकतें हैं, उन हरकतों से वो इधर उधर जाएगा सब मानने की कोशिश मत कीजिए। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के शाहजादे आए दिन बयानबाजी ठोक रहे हैं। और आइए जल्दी से आपको सुनाते हैं कि रजवी बरेलवी, शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। फिर यहां डिबेट करेंगे आजमगढ़ के लोगों के साथ, उनसे बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला और सपा मुखिया अखिलेश यादव अपनी चुनावी सभाओं में बार बार मुसलमानों को डरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुसलमान खतरे में है, संविधान खतरे में है, जमहूरियत खतरे में है। तो मैं इन लोगों को बता देना चाहता हूं कि भारत में मुसलमान न कभी खतरे में था, न आज खतरे में है और न भविष्य में आने वाले दिनों में मुसलमान खतरे में होगा। मुसलमान सुरक्षित है और मुसलमानों को कोई खतरा लाहिक नहीं है। और यही सवाल मैं अपने पैनलिस्ट से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहता हूं आजमगढ़ की जनता से, एक बार जोरदार आवाज में जवाब दीजिएगा, क्या भारत का मुसलमान खतरे में है? चलिए इस बारे में अभी आपसे बात करूंगा, लेकिन जानिए मेरे साथ कौन है आज पैनल में। अखिलेश मिश्रा हैं बीजेपी से, जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो अखिलेश मिश्रा जी का। अशोक यादव हैं समाजवादी पार्टी से, जोरदार स्वागत इनका भी। अरुण पाठक हैं पूर्व कोऑर्डिनेटर बीएसपी, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रवीण कुमार सिंह हैं, जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के आजमगढ़ के, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। अशोक जी, पहला सवाल आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस इंडिया गठबंधन से ही कांग्रेस को बोला कि इधर उधर नहीं जाएंगे मुसलमान, समझे ये कांग्रेस पार्टी। इधर ये बरेलवी साहब कह रहे हैं कि मुसलमान खतरे में नहीं है, ये अखिलेश यादव भी समझ लें और फारूक अब्दुल्ला भी समझ लें। ये आप लोग डरा के वोटों की फसल मत काटिए, ये वो पूछ रहे हैं आपसे, क्या जवाब है? तू इधर उधर की बात न कर, बता एक काफिला क्यों लूटा? बताइए आज यहाँ बैठे हुए नौजवानों के हाथ से रोजगार क्यों छीना? आज गाना लोग गा रहे हैं कि खेतवा तो खाए गई न सड़वा। आज ये बताइए, सांड जो है सबको परेशान किए कि नहीं किए हैं? आप सांडों की बात ना करके आप हिंदू मुस्लिम पे बात कर रहे हैं। मोदी जी देखिए, ये उनके घबराहट का प्रतीक है। बोलने दीजिए। अगर इस देश में अभी बीजेपी वाले भी बोलेंगे, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, आज इस देश का युवाओं का भविष्य अंधकार में किसने किया? बीजेपी की सरकार ने किया। आज पेपर लीक करवा के युवाओं का भविष्य खतरे में किया। तो आप लोग मुसलमानों पर नहीं बोलेंगे? आज अग्निवीर के माध्यम से हमारे युवाओं की नौकरी छीनने का काम। अरे मेरा सवाल कुछ और था अशोक जी, मेरा सवाल कुछ और था, उस सवाल पे आइए। आपकी बात मैं समझ गया, आप क्या कहेंगे?
मुसलमान खतरे में है नहीं है, हाँ या ना? देखिए, इस देश की मोदी सरकार की सत्ता खतरे में है, ना तो हिंदू खतरे में, ना तो मुसलमान खतरे में। हाँ, ये वही बात, ये वही बात। अखिलेश जी, ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में है, आपकी पार्टी की सरकार खतरे में। जवाब दीजिए। देखिए, हमारे पार्टी की सरकार तो 2014 से खतरे में है। ये 14 में कह रहे थे खतरा आ रहा है, 2017 में कहे खतरा आ रहा है, 2019 में कहे खतरा आ रहा है, 2022 में कहे खतरा आ रहा है, 2022 इलेक्शन में कह रहे थे अब खतरा आ गया। अब 2024 में जो 5 परिवार वाले जीते थे वो बाई इलेक्शन में 3 पे आ गए। अब 0 बड़ा सुनना होने वाला है इनका। कहीं मुसलमान खतरे में नहीं है, कहीं मुसलमान खतरे में नहीं है। मुसलमान अगर सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार में। अच्छा, ओके, देखिए, एक बार जल्दी से जनता बताएगी। कोई बताएगा इस बार? कोई बोलेगा? बोलिए भैया, खड़े होइए। आपको क्या लगता है, कौन खतरे में है और कौन नहीं? बिल्कुल, मैं तो जहानागंज से बिलोंग करता हूं। जहानागंज बड़ा कस्बा है, मुस्लिम आबादी है, और मैं गारंटी के साथ करता हूं कि मुसलमान डरे हैं, सहमे हैं। अभी नगर पंचायत का चुनाव था, अभी एक दो और वारदातें और हुई जो है। आज भी मैं उन लोगों के बीच में जाता हूं, डरते हैं, सहमते हैं लोग। डरते हैं, सहमते। भैया बताइए, क्या कह रहे हैं? भाई साहब, कहीं कोई डर भय नहीं है। जो छोटे मोटे हैं तुझ पुजिए, वही डरते हैं, वही भय पैदा करते हैं। जो डरते। मैम, आप क्या बोलेंगी? खड़े होइए, खड़े होइए। भैया, मुसलमान तो तब भी खतरे में नहीं थे जब गांधी जी में 1947 में इंडिया आजाद हुई थी और जिन्ना को पाकिस्तान मिला था, और आज भी खतरे में नहीं है। हमारे मुसलमान कल हमारे इंडिया में सुरक्षित थे, लेकिन आज हमारे मुसलमान पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है। और आप भैया, अशोक भैया, एक मिनट, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। 52 नियुक्तियां हुई हैं सिवली कॉलेज में, सब हम अब्दुल्ला हाफिज खान। क्या बेरोजगारी? बताइए मैम, आप बोलिए, आप बोलिए। क्यों बार बार हिंदू मुस्लिम ही खतरे में इंडिया में बताया जाता है? मेरे समझ में बात नहीं जा रही। यही वो भी पूछ रहे हैं। क्या ये कहा जा रहा? क्या मुसलमान बेवकूफ है? बार बार मुसलमान खतरे में, मुसलमान खतरे में। जिसकी सरकार आई हो गई मुसलमान। ये बड़ी बात है। इधर कोई बोलेगा? इधर भैया, खड़े होइए। देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की सरकार बनी है, पूर्ण रूप से हिंदू भी सुरक्षित है, मुसलमान भी सुरक्षित है। माफिया राज खत्म हो गया। माफिया राज खत्म हो गया। भैया, पीछे वाले बताएंगे कौन खतरे में है, कौन नहीं। बोलो भैया, बोलो। हीरा पे जीएसटी 3% और कॉपी कलम पे जीएसटी 18%। अनपढ़ राजा रहेगा तो कॉपी कलम पे भी जीएसटी लगा देगा। क्योंकि अगर गरीब का बच्चा पढ़ लेगा तो इनकी गुलामी नहीं करेगा। क्या बात है? इतने लोग पकड़ो नहीं। एक मिनट, मेरी बात तो पूरी हो। जल्दी, भाषण नहीं, जल्दी पहले सुनिए तो, पहले मेरी बात तो सुनिए पूरी। क्योंकि जितने लोग बैठे हैं, इन लोगों को गेहूं चावल फ्री में चाहिए कि शिक्षा फ्री में चाहिए? ये सवाल है। इधर कोई बोलेगा? भैया। अब ये लोग कॉपी कलम खोज रहे हैं। 5 साल तक सैफई का नाच देखे, वो तब क्या कर रहे थे? ये देखिए। बोलो भैया, बोलो। मेरा नाम विक्रम सिंह ऋतिक, मैं छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़। जो ये बता रहे हैं कि भाजपा के बारे में, 40 साल से आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की सत्ता रही है और 40 साल में आजमगढ़ को आतंकगढ़ बना दिया था इन्होंने। और बता रहे हैं कि आजमगढ़ में विकास के नाम पे इन्होंने। अरे आप भाषण में तो जल्दी बताओ, कहना क्या चाहते हो? बताना चाहता हूँ, मैं अपनी बातों को रखना चाहता हूँ। इन्होंने बस केवल आजमगढ़ के बच्चों के हाथों में कट्टा थमाने का कार्य किया था। किन्होंने? समाजवादी पार्टी। ओके। अरे नहीं, रुकिए। प्रवीण कुमार सिंह जी, इंडिया गठबंधन, आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं। बताइए, यहाँ पर सवाल यही है कि मुद्दा क्या है आजमगढ़ का? मुद्दा माफिया राज है, मुद्दा विकास है, मुद्दा हिंदू मुसलमान है, मुद्दा क्या है यहाँ? सबसे पहले तो मैं सारे ऑडियंस से बैठे लोगों से क्षमा चाहूंगा। जिस जनपद में आए हैं, महापंडित राहुल संकीर्तन की धरती बगल में उनका जी। जिसने बोलगा से गंगा लिखा। मुसलमान खतरे में, हिंदू खतरे में, मुझे लगता है डिबेट का विषय आपका है, इसे टीआरपी आपको मिलेगी। जहां हम खड़े हैं ना, महापंडित राहुल संकीर्तन ने बोलगा से गंगा लिखा, 2 संस्कृतियों के मेल के बारे में बताया। भागो मत दुनिया को बदलो लिखा। तो मेरा आपसे कहना, अनुरोध करके है कि लोकतंत्र भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है। अभी मैं बताना चाहता हूँ, अभी बोलने दीजिए। एक मिनट। एक बच्ची ने कहा अभी कि सिवली में नियुक्तियां हाफिज जी की हो गई। अरे सिवली में नियुक्तियां मंत्री जी के परिवार की हुई, मंत्री जी के ओएसडी की हुई, वीसी के रिश्तेदार की हुई, और जांच भी चल रही है। जांच रिपोर्ट खिलाफ आ गई है, उसके बावजूद भी जीरो टॉलरेंस की सरकार आज तक कार्रवाई नहीं कर पाई। ठीक है। ओके।
अब भाई अरुण पाठक जी, यहाँ तो हो गया बहुत कुछ, आपके यहाँ भी क्या हो रहा है भाई? जमाली जी चले गए उधर, लग रहा है जैसे समाजवादी पार्टी को यहाँ पर एज मिल गया उससे। एक समाजवादी पार्टी की ही बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की भी बात। उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री कौन है? बहुजन समाज पार्टी का। विधायक और सांसद हमारे ही दल से जाके हैं, इनके पास कुछ नहीं है। ये लोग तो भाड़े के आदमी ढूंढते हैं भाजपा वाले। अभी कुछ दिन पहले यहाँ मुबारकपुर से हमारे ही दल के एक कार्यकर्ता लड़े थे, हाँ। लक्ष्मण मौर्य जी और विश्वकर्मा जी। इनके पास कुछ नहीं है, ये दूसरों से ही मांग के अपना घर चलाते हैं लोग, इनके पास कुछ नहीं। और समाजवादी पार्टी, अब हम समाजवादी पार्टी के क्या कहेंगे? वो परिवारवादी पार्टी है, वो समाजवादी पार्टी नहीं है। हाँ, परिवारवादी पार्टी है। वो वहां से लेकर सैफई से लेकर आजमगढ़ तक परिवारवाद का उनका नारा जो है चल रहा है। हाँ। और यहाँ पे भी चरितार्थ है। ठीक है, ओके। सवाल यह है, आजमगढ़ में किस मुद्दे पर चुनाव होगा? हाथ उठाइए जल्दी भैया, बोलिए, खड़े होइए। विकास के मुद्दे की बात हो रही है। जी बेटा, आप लोग बताओ कुछ, यहाँ पर आप लोग वोट डालने जाओगे? नहीं। क्यों? नहीं। किस लिए? बताओ, रीजन बताओ। सर जाएंगे। यस सर। किस मुद्दे पर? सर जाएंगे, हम लोग अपनी मर्जी से करेंगे। मुद्दा क्या होगा आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए? सर क्यों नहीं, हम लोगों को शिक्षा चाहिए। शिक्षा चाहिए, ये शिक्षा। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं। मैं मुद्दा पूछ रहा हूं आपसे। 10 सालों में, मुद्दा यही है, 10 सालों में सत्ता में रहने के बाद अगर हिंदू और मुसलमान करना पड़ रहा है, 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? 15 लाख खातों में कहाँ है? ये भैया आपका हो गया, और कोई बोलेगा? आप जो बोल चुका है उसको नहीं, पहले जो नहीं बोल पाया उसके पास बोलिए, खड़े हुए। यहीं पे आपका राजकीय विश्वविद्यालय खुल गया है, संगीत महाविद्यालय खुल गया है। यहाँ माफियाओं का राज कभी हुआ करता, आज माफिया सारे जेल में पड़े हुए हैं। यहाँ शिक्षा है, यहाँ कोई मुद्दा है, यहाँ केवल विकास का मुद्दा है। आजमगढ़ के 4 तो रिंग रोड बन रहा है, यहाँ हवाई पट्टी। ठीक है भैया, वो आप बोल रहे हैं, खड़े हुए। किस मुद्दे पर आजमगढ़ में होगा चुनाव? सुरक्षा, इस पे बात हो रही है। और सुरक्षा, विकास और सुरक्षा। बाबा खड़े होइए, मैं आ रहा हूं, उधर आ रहा हूं। यहाँ का मुद्दा कि 10 बार से विधायक जी हुए हैं समाजवादी के, यहाँ 10 बार से हैं, और मुद्दा ये लोग भाजपा से पूछ रहे हैं। अरे कहाँ गया? यहाँ पर ही तो थे। अरे सांसद तो बीजेपी के हैं। अरे सांसद हमारा 15 माह का है, इनके पास तो जिंदगी भर सांसद थे। तो मतलब कोई काम नहीं हुआ 15 माह में? 15 माह में तो 15 साल का इन्होंने। 15 माह में 15 साल नहीं, जो बोल चुका है उसको नहीं, जो नहीं बोल चुका है उसको। हाँ, इनके कह रहे 15 माह में 15 साल का काम हुआ आजमगढ़ में। कोई काम नहीं हुआ है। इनके राज में सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है, कोई काम न कोई धंधा। बात करनी है तो रोजगार पे करिए, बात करनी है तो महंगाई पे करिए, बात करनी है तो शिक्षा पे करिए। इन सब के बात नहीं करके ये लोग बात करते हैं कि हिंदू और मुस्लिम बात महंगाई और रोजगार पे। इधर रुकिए, इधर बात महंगाई और रोजगार पे क्यों नहीं हो रही? बोलिए भैया, महंगाई और रोजगार पे बात हो रही है। यहीं पे सभी लोग विकास की बात कर रही हैं। जिस कॉलेज में यूनिवर्सिटी की ऑफिस बनी है, उस कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष हूँ। 3 कमरों से विश्वविद्यालय की चलाई जा रही है। अब विश्वविद्यालय की जानकारी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जल्दी। विश्व की सबसे बड़ी भ्रष्ट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे व्हाट्सएप पे पेपर भेज कर एग्जाम कराया जाती है। अभी 3 दिन पहले की बात है। ओके, खड़े भाई, क्या बोल रहे? जब समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर रहती है तभी मुसलमान जो है खतरे में रहता है, या लोकतंत्र खतरे में रहता है, ऐसा क्यों? अरे ये किससे पूछा आपने? समाजवादी पार्टी से पूछा है। ठीक है। और कोई कुछ बोलेगा? बोलिए। ये लोग कह रहे हैं कि हम 400 पार, इसका मुद्दा क्या है हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि इनका 15 अगस्त 2023 को इन प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार कहते हैं कि भारत का संविधान जो है वो औपनिवेशिक संविधान है, क्या इसको ये बदलना चाहते हैं या अपनी? ठीक है। ना संविधान खतरे में है, ना लोकतंत्र खतरे में है। इन इंडी गठबंधन वालों की राजनीतिक दुकान खतरे में है। ना संविधान खतरे में है, ना लोकतंत्र खतरे में है। आपके ऊपर सवाल है, लेकिन पहले बीजेपी से। ये लोग बोल रहे हैं महंगाई बेरोजगारी पे आप बात नहीं कर रहे। आप लोग आप हिंदू मुसलमान पे जा रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे। जवाब दीजिए इसका। गौरव जी, 2014 में जब मेरी सरकार बनी थी तो महंगाई का प्रतिशत क्या था? 8.33। 8.33 पर हमारे प्रधानमंत्री ने शपथ लिया था, गूगल खोलिए। और जब मार्च 2024 में
अधिसूचना जारी हुई है तो ये कुछ और बोल रहे हैं क्या? 0.60 इन 2014 5.60 जो महंगाई की दर थी। 8.33 फिर अपनी ने उसको अपना सही करिए। और जब मार्च 2024 में अधिसूचना जारी हुई है तो 6.95% है। अब आप बात करेंगे बेरोजगारी की। बेरोजगारी 2013 गैस सिलेंडर का दाम बताइए। डीजल का दाम अरे आप अपडेट करिए। 2014 में गैस सिलेंडर का दाम 901 रुपए था, आज सिलेंडर का दाम 924 रुपए है। तब आप लाद के जाते थे, 3 दिन तक लाइन लगाते थे, तब पाते थे गैस सिलेंडर। इनको 900 रुपए का सिलेंडर दिखाई दे रहा है और 3 बजे भोर से लाइन नहीं दिखाई दे रही है। अरे क्या लाइन खत्म हो गई, लंबी लाइन 3 बजे भोर की खत्म कर दी नरेंद्र मोदी ने। लाइन खत्म कर दी मोदी ने, लाइन खत्म कर दी। बोलिए। सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी। भोर में 3 बजे उठ के हम लोग अपने घरों से जाके सिलेंडर के लिए लाइन लगाते थे, तब जाके कहीं सिलेंडर। अच्छा, महिला यहाँ बैठी है। मैम आप लोग बताइए, लाइन खत्म कर दी मोदी ने, रोजगार पे बात क्यों नहीं हो रही है सर? रोजगार यहीं बगल में तेजस्वी यादव 15 महीने की सरकार में दे दिया 2.5 लाख नौकरी। यहाँ 8 साल की सरकार ने क्या किया, इसका जवाब दे लो। 8 साल की सरकार, मैं आ रहा हूँ। आप लोग बोलो। महिलाओं की बात हो रही है चुनाव में, आप बोलेंगे मैम, आप लोग बोलेंगे कुछ? चलिए ठीक है। गौरव जी, हमारे सपा बसपा भाजपा सभी क्रांतिकारी साथी हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। आप भी बड़े क्रांतिकारी लग रहे हैं। मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। जो कीमत अखिलेश जी की है वही कीमत परवीर जी की है। मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार हूँ। मैं एक सवाल दागूंगा, चारों साथी बताएंगे। अरे दागिए मत, पूछिए भाई। देश रोजगार मांगता है, देश स्वास्थ्य मांगता है, देश शिक्षा मांगता है, और देश को धर्म और जाति मजहब के आधार पे बांटने की जो राजनीति हो रही है, ये कौन कर रहा है? और एक साथी भारतीय जनता पार्टी के पूछ रहे थे कि देश में मुद्दा सपा से पूछना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं गौरव जी, सवाल सरकार के होना चाहिए कि विपक्ष से होना चाहिए? मेरे साथियों, ये बोलिए भैया, सवाल तो सरकार से होना चाहिए ना। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है। यह जो 5 लोग लोकसभा का चुनाव एक ही पार्टी से लड़ रहे हैं, यह बताने का काम करेंगे क्या कि इस पूर्वांचल में कोई यादव नहीं है? 5 लोग परिवार से चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक मिनट, अभी रुक, हाथ मत पकड़िए। अभी पहले इस सवाल का जवाब अशोक जी देंगे। अशोक जी, इस सवाल का जवाब। 5 टिकट 5 परिवार में। जी देखिए गौरव जी, इस हिंदुस्तान में अगर कोई परिवार इस देश की विभाजन की पृष्ठभूमि लिखा, पटकथा लिखा, तो संघ परिवार है। आपको याद होगा 1935 में। अरे सर, आपसे पूछ रहे हैं आपके यादव परिवार के बारे में, आप संघ परिवार पर चले गए। तो परिवार यादव वो पूछ रहे हैं, परिवार वो पूछ रहे हैं कि कोई और यादव नहीं था इस परिवार के अलावा। बता रहा हूँ, देखिए संघ परिवार ने इस हिंदुस्तान के विभाजन की पृष्ठभूमि लिखी है, और 1935 में सुनिए मिलकर के सरकार बनाने का काम किसने किया? इसी संघ परिवार ने किया। अच्छा, हो गया। संघ परिवार पे आपने बोल दिया। अब मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए महाराज। यादव परिवार में ही 5 टिकट क्यों? कोई और यादव नहीं है समाजवादी पार्टी में? गौरव जी देखिए, मैं बता रहा हूँ। गौरव जी देखिए, हमारे यहाँ परिवार के जो भी लोग हैं, जनता जनार्दन के बीच जाते हैं, उनसे मैंडेट लेकर के तब लोकसभा के सांसद बनते हैं। नहीं, आप लोग डिबेट मत कीजिए। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? के बीच जाकर के लोग जाते हैं। उत्तर प्रदेश में केवल एक यादव परिवार है, अखिलेश यादव जी का, और इसके सिवा कोई यादव परिवार नहीं है। हाँ, कोई यादव परिवार नहीं है। लोग बस झंडा ढोने का काम करते हैं और पूरा काम तो सफाई से चलता है। हमारा सवाल एनडी गठबंधन से है। जब चुनाव आता है, भैया बोल जब चुनाव आता है तो आप मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं। क्या संविधान में कहीं लिखा है कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा क्या? मेरा समाजवादी पार्टी। ठीक है, सवाल का भी जवाब मांग लीजिए। जैसे हमने कहा रोजगार पे, मैंने पूछा उनसे, सबसे पहले जवाब नहीं आया। तेजस्वी यादव दे दिया 2.5 लाख नौकरी, उसका जवाब है 8 साल की सरकार में क्यों नहीं मिला? ये ठीक है। मैं एक चीज बता दूं, आप मेरी बात सुनिए। एक सवाल, अभी नीट की परीक्षा जो लीक हुआ है, नीट वाला, उसका जवाब कौन? सरकार कह रही लीक नहीं हुआ, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं, मैंने महंगाई रोजगार पे सवाल पूछा था, मैं फिर पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1 मिनट, महंगाई पर, रोजगार पर आप बोल रहे थे 8 पॉइंट कुछ महंगाई बता रहे थे। लोगों को रोजगार मिल रहा है आपकी का जवाब नहीं, लोगों को रोजगार मिल रहा है आपकी सरकार। अभी हमारे अभी बोला इन्होंने
कि शिक्षा पे क्या किया। इनकी सरकार थी, सदन में बहस हुई, लिखा पढ़ी में है, इनके सारे मंत्री विधायकों ने कहा आजमगढ़ को विश्वविद्यालय नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कि यहाँ का गरीब जब पढ़ लेगा तो साइकिल की बटन कैसे दबाएगा। तो विश्वविद्यालय किसने बनाया? शिक्षा के लिए काम हमने किया। इन्होंने जेल बना दिया, एक पीजीआई बना दिया, डॉक्टर नहीं थे, 2500 की ओपीडी है, उसको चलाने का काम हमने वो किया। कह रहे हैं रोजगार पे भी बता रहे हैं, इनके जितने कचड़े थे उनको 69,000 शिक्षक भर्ती करने का काम किसने किया? पुलिस की 1,35,000 भर्ती की। इनका चश्मा अभी लगा लें, वो रात वाला लगाए इसलिए दिन में दिख नहीं रहा है, जरा कायदे से इसको लगा ले। अरे वो रात वाले तो आप ही की पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। नहीं हमारी पार्टी नहीं, ये रोजगार दिया है। एक मिनट, इधर से कोई नहीं बोलेगा। आप लोगों में से आप जो लड़कियां कुछ नहीं बोलोगे चुनाव में, आपको बोलिए बेटा, आगे आइए, बोलिए। आप हमें श्री माननीय मोदी नरेंद्र मोदी जी से हमारा कोई विपक्षी या पक्षी कोई भी वो नहीं है, ठीक है, लेकिन बस हम इतना पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से कि क्या अगर भारत का विकास हुआ तो 5 किलो राशन के लिए आज भी लाइनें लगती हैं? हाँ, और अगर सरकार विद्यालय चला रही है, अगर अच्छी एजुकेशन सरकारी स्कूल में, तो हम प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? एक मिनट ठीक है, सरकारी स्कूल में शिक्षा अच्छी क्यों नहीं? और कोई कुछ पूछेगा? बोलो बेटा। उनका बात पूरा होने दीजिए, पूरी बात तो सुनिए। अरे जल्दी, एक बेटा जल्दी। हाँ, अगर सरकारी अस्पताल में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों इलाज के लिए जाते हैं? हमारी सरकार से यही मांग है कि महंगाई को कम किया जाए। लोग बेटा कुछ बोलेंगे पीछे से? चलिए देखिए, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, इनकी हालत अभी भी खराब है। मैं जरा कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। ये सवाल तो आपसे भी है, सबसे ज्यादा इस देश में सरकार में तो आप रहे हैं। आज तक इस देश के जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हालत खस्ता क्यों? बोलने दीजिए। देखिए एक बात मैं आपसे बताऊं, बोलने दीजिए। आप आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आए हैं, आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करिए। अभी बच्चों ने कहा ना विश्वविद्यालय बना, सुहेल देव विश्वविद्यालय, राजनीतिक कारणों से नाम भी रखा गया। बगल में महापंडित राहुल संकीर्तन है। सर ये आप बोल चुके। उनका मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सबसे ज्यादा आप सरकार में रहे हैं इस देश में 70-75 सालों में। हमने एम्स दिए, हमने IIM दी, हमने IIT दी, हमने एजुकेशन के क्षेत्र में मील का पत्थर वो कार्य किए जो आज तक कभी नहीं कर पाए। मोदी जी भी हिंदू मुसलमान से बाहर नहीं निकल पाएंगे, भैंस से और मंगलसूत्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे मोदी जी। हमने जो दिया है, देश को एक आइडियोलॉजी दी, एक सिद्धांत दिया, संस्कार दिया। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? आपने बताया कि बच्ची पूछी कि हम सरकारी अस्पतालों में, हम तो जानते हैं कि इन 10 वर्षों में सरकारी अस्पताल चमक के निकला है। उससे पहले यही सदर अस्पताल में कुत्ते की सुई नहीं मिलती थी जब तक कुत्ता नहीं खाता था। बाबा आप मौज ले रहे हैं? बात बता रहा हूँ, जब तक कुत्ता से पूछा नहीं जाता था तब तक कुत्ते की सुई नहीं मिलती थी। ठीक है, ओके। वही सुई दुर्गा यादव के घर में जाती थी और 1,000 रुपए में बेची जाती थी। ठीक है, इधर कुछ महिलाएं बैठी। मैम आप लोग खड़े होइए, आप बताइए। आजमगढ़ में सर एक मिनट सुरक्षा के लिए मैं ये कहूँगी, क्योंकि मैं संत कबीरनगर जिले से हूँ, मैं यहाँ महर्षि विद्या मंदिर में मेडिटेशन टीचर हूँ। सुरक्षा के मामले में पहले नहीं मुझे डर था, लेकिन अब सुरक्षा के मामले में बीजेपी। और सबसे बड़ी बात ये सर कि जो रामलला को लाया है हम उसी को लाएंगे। जो रामलला को, एक मिनट, आप ही से सवाल है। रुकिए। रामलला को कोई ला सकता है? क्यों सर, और तो सरकार थी तो रामलला को कोई नहीं लाया, तब तो अस्तित्व नहीं था। तब तो रामलला जो सीरियल टीवी में आते थे उन्हीं को हम लोग देखे थे। आज तो हम रामलला को प्रत्यक्ष देख सकते हैं ना। रामलला से भी बड़ा कोई हो गया? रामलला से हमारे जीवन में सबसे रामलला से भी बड़ा कोई हो गया? नहीं, रामलला हमारे रामलला का दर्शन करवा दिया। अच्छा ये भगवान को भी अलग पैदा कर रहे हैं भाजपा वाले। हाँ ठीक है, इनको विश्वास आराम से। क्या ये भगवान को ये लोग लाए हैं? भगवान को ये लोग पैदा कर रहे हैं? भगवान तो खुद ही भगवान है। सुनिए, टेंट में इनके राज में। अरे इधर से कोई नहीं बोलेगा क्या? अरे इधर आइए, आगे।
मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आज मुस्लिम हिंदू का मुद्दा है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ भारत के हर एक नागरिक का बच्चा आज जिसका जो शिक्षा के बदौलत कुछ बदलना चाहता है उसका भविष्य अंधकार। आगे आइए भैया, आगे आइए। ये लोग रामलला को लाने वाले हैं, नीरव मोदी विजय माल्या को तो ला नहीं पा रहे, ये लोग राम को लाए। ये इधर से कोई बोलेगा नहीं, इधर भैया आप तैयार रहिए, अभी एक बढ़िया आपको यहाँ पे सुनाना है। भैया एक मिनट इधर, एक मिनट। मोदी जी इसलिए जरूरी है, देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए मोदी जी बहुत जरूरी है। देश की राष्ट्रीय एकता के लिए मोदी जी बहुत जरूरी हैं, लेकिन अखिलेश जी मतलब चुनाव विकास पे होगा या रामलला के नाम पे होगा? हम तो विकास पे कह रहे हैं। ये आजमगढ़ में कितने दिन कौन विधायक रहा? 45 साल से दुर्गा यादव विधायक थे, उनके गांव की सड़क हमारे सरकार में बनी है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हमारी सरकार ने विश्वविद्यालय बनाया, जो हवाई जहाज उतरने के लिए इनकी प्राइवेट थी उसको जनता को उड़ाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। अस्पताल को चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। शहर की सड़कों का रंग रोपण करने का काम गर्मी बहुत बढ़ गई। ओके गर्मी फिजा में भी है, गर्मी बहुत बढ़ गई है। भैया कुछ है आपके पास? शुरू हो जाइए। और ये कहना है, हेलो सुनिए। लोकतंत्र का रखना ख्याल, करना अपने मत का इस्तेमाल। लोकतंत्र का रखना ख्याल, करना अपने मत का इस्तेमाल। जिम्मेदारी पे ना उठे सवाल हो, जिम्मेदारी पे ना उठे सवाल हो। वोट डाले से काहे घबरात हो? क्या बात है? जिम्मेदारी पे ना उठे सवाल हो, वोट डाले से काहे घबरात हो। घर में बैठे तू काहे अलसात हो, घर में बैठे तू काहे अलसात हो। वोट डाले काहे नाही जात हो। भैया नाम बताओ। आदर्श मिश्रा। अरे मिश्रा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए भैया, क्या अच्छा गा रहे हैं। अरे भाई साहब एक बार जोरदार तालियां। अच्छा भैया वोट कौन कौन डालेगा? वोट डालेंगे लोग, आप लोग वोट डालेंगे? हाथ उठाइए, दिल्ली तक पता चले, दिल्ली तक जाए। वोट डालेंगे। अच्छा मुझे पीसीआर कुछ कमांड दे रहा है, कोई बड़ी राजनीतिक एक्टिविटी हो रही है। अंकित मुझे बताइए क्या हो रहा है, मुझे क्लियर नहीं आ रहा है। लेकिन वोट किस मुद्दे पर डालेंगे? हमारा सवाल सीधे अखिलेश यादव से है कि ये यूपी के युवाओं को किसके पीछे ले जा रहे हैं? जिसको बड़ा होने में, समझदार होने में 52 साल लग गए, उसके पीछे यूपी के युवाओं को ले जा रहे हैं। अरे एक बड़ी खबर, रुकिए, एक बड़ी खबर आ गई। हम जब ये बात कर रहे हैं आजमगढ़ में, अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं दिल्ली में, वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आ गए जेल से, आज हनुमान मंदिर गए थे और वो रोड शो कर रहे हैं। वो तस्वीरें दिखाते रहिए पीसीआर। अच्छा केजरीवाल पे कोई बोलेगा कुछ? केजरीवाल पे बोलेगा? केजरीवाल से इंडिया गठबंधन पे क्या असर होगा? बोलेगा इंडिया गठबंधन है भैया, बोलो। मैं बोलता हूँ यार, किसी गुलाम हूँ क्या मैं? ये बात बोले। चंदा दे के गुलाम बनना भी मत। अरे सुनो भाई, गुलाम नहीं हूँ मैं और किसी बाप के कर्जदार नहीं हूँ। वाह, मेरे बाप दादाओं ने देश की आजादी में शहीद हुए और भाजपा के लोग नहीं शहीद हुए। सवाल बोल रहा हूँ, सवाल देंगे साथी। चंदा देकर धंधा पाओ, बांड भरो प्रीपेड, नहीं तो तुम्हारे घर पहुंच जाएगी सीबीआई और ईडी की। पाठक जी सवाल आपसे। बीएसपी का किरदार क्या है इस चुनाव में? और लोग तो कह रहे हैं मायावती बैकडोर से बीजेपी के साथ हैं। जवाब दीजिए इसका भैया, जवाब। अगर बीएसपी अगर बीजेपी की बी टीम होती तो वो भी किसी से गठबंधन कर ली होती। ये लोग अपनी अस्मिता को बचाने के लिए खुद एक दूसरे से गठबंधन किए। अरे कुछ चीजें गठबंधन से इतर भी होती हैं। नहीं सर, जिसके पास दम होता है, वजूद होता है, वो अकेला खड़ा होता है। जिसके पास दम नहीं है वो साथ लेके चलता है। बहुजन समाज पार्टी
शुरू से अकेली रही है। अगल बगल क्या कह रहे हैं सुन लीजिए, ये हमारे भाई हैं। अशोक जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, हमारे भाई हैं। अशोक भाई को तो आपने सवाल उठा दिया, भाई सवाल तो है ही है, भाई को तो सवाल उठा दिया, सवाल तो है ही अशोक जी कि हम अकेले पास। एक मिनट, क्या कह रहे हैं, जो मजबूत होता है अपने दम पे अकेले खड़ा होता है। देखिए इसका ज्यादातर इसका जवाब जो है हमें लगता है भाजपा के मित्र को देना चाहिए। 38 लोगों का गठबंधन इनका है। सुनो भैया, सुनो 38 लोगों का गठबंधन इनका है। दूसरी बात देखिए गौरव जी, आपने सवाल, गौरव जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग कहते हैं कि बड़ा नेता बड़ा झूठ, छोटा नेता छोटा झूठ, मझला नेता मझला झूठ। भारतीय जनता पार्टी में झूठ बोलने का कंपटीशन चलता है। आपके यहाँ बड़े नेता कौन है बताइए? भाजपा की बात मैं कर रहा था। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भाजपा की बात कर रहा था। आपके यहाँ बड़े नेता अभी सुन लीजिए, अभी हमारे मित्र ने कहा कि विधायक, भैया थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। अभी हमारे मित्र ने कहा विधायक जी के घर की सड़क इन्होंने बनवाई। अब ये बताइए इनको हम किस श्रेणी में रखें, बड़का वाले की छोटका वाले में? वो सड़क जिला पंचायत से बनी है, मैं उसका सबूत भी। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, जिला पंचायत से नहीं, अशोक जी आपने बड़े नेताओं का उदाहरण दिया। एक मिनट अखिलेश रुकिए, आपने बड़े नेताओं का उदाहरण दिया, मिश्रा जी साथ में है, आपके गठबंधन में तो बहुत बड़े बड़े नेता हैं। बताइए प्रधानमंत्री कौन होगा? इंडिया गठबंधन जीतता है तो बताइए, बताइए। हमारे गठबंधन में जो भी प्रधानमंत्री होगा वो झूठ बोलने वाला नहीं होगा, उसकी डिग्री फर्जी नहीं होगी, वो कम से कम देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखेगा, इनकी तरह देश में नफरत नहीं फैलाएगा। जवाब दीजिए अखिलेश जी, अखिलेश जी जवाब दीजिए। गौरव जी, सपना देखने का अधिकार सबको है। इनको दिन में तारे दिख रहे हैं, इनके पास तो नेतृत्व है नहीं। हमारे पास 56 इंच के सीने वाला नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी। और एक मिनट उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टियां थी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, दोनों मिलकर लड़ ली, औकात में आ गई। कौन कितनी सीट पाया है पता है। अब बहुजन समाजवादी पार्टी सुनना पाई है, एक विधायक है 403 में। अब इनसे पूछिए क्या। अरे आप ये कह रहे हैं, जब कह रहे हैं जय जय अखिलेश, क्या हुआ भैया? अरे वो तो क्यों नहीं कहेंगे? ये इनकी सरकार में पेपर लीक हुआ, कितनी माँ बहन की कोख इन्होंने सुनी कर दी, इस पर बात नहीं करेंगे। छाले पड़ गए, कोरोना में छाले दिल्ली से लोग। अच्छा पीछे चलते हैं, पीछे सॉरी, पीछे भैया, आप लोग में से कोई कुछ बोल रहा है यहाँ पर तलक सुनो भैया, बोलो कुछ बोल रहे हो आप यहाँ पर? कोई भैया, मैं सीधी बात कहना चाहता हूँ। नो बकवास, सीधी बात नो बकवास, सीधी 100 की बात एक बात, 100 की बात एक बात। बहुजन समाज पार्टी के लाठी में आवाज नहीं होती, ऐसी मारती है, लाठी नहीं आवाज करती। भैया आप आगे बोलिए। 7 साल पहले इसी रास्ते पे मोटरसाइकिल छीनी जाती थी सर, सबसे पूछिए, ये कोई शाम को नहीं निकलता था। और एक चीज हमारा सवाल है सपा से, 10,000 हत्या करवाया होगा मुख्तार अंसारी, उसके जनाजे पे जाके क्यों रोए लोग? ये एक मिनट अशोक जी, अभी मैंने मुसलमानों वाली बात शुरू की थी, देखिए मुख्तार अंसारी में वही एंगल फिर से आ गया। सवाल आपसे बीजेपी पूछती है, राम मंदिर जाने का वक्त नहीं है, कल्याण सिंह जी के लिए जाने का वक्त नहीं है, मुख्तार अंसारी के लिए जाने का वक्त है, ये सवाल बीजेपी आपसे पूछती है, बताइए। देखिए सुन लीजिए, आप रुकिए। देखिए ऐसा है, जब इनके सर्वोच्च नेता माननीय मोदी जी अपनी हार के बौखलाहट से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो ये तो छोटे कार्यकर्ता हैं, सवाल का जवाब वही काम करेंगे। गौरव जी, लगातार इनके नेता माननीय मोदी जी हिंदू मुस्लिम का राग अलापना शुरू किया जब उनको लगा कि चुनाव हाथ से निकल रहा है। दूसरी बात मैं आजमगढ़ के लिए बता दूं, देख भाजपा की थीम क्या है, आजमगढ़ देगा वोट, गुजराती कमाएगा नोट। आज यहाँ जल निगम में जितना काम हो रहा है, पूछिए हमारे भाजपा के मित्र हैं, ये लोग भी ठेकेदारी करते थे, सबके घर में चूल्हे जलना बंद हो गए, 5 किलो पे बेचारे डिपेंड हो गए, ये भाजपा भी 5 किलो पे डिपेंड हो गए। ऐसा है भैया, मित्र भी 5 आजमगढ़ वाले, ऐसा है। आप खड़े होइए मैम, आप खड़े होइए, बोलिए क्या है, आप बोलिए। चूल्हे की बात हो रही है, आप तो महिला हैं, बताइए। आज बेरोजगारी की बात करते हैं, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है, इसकी बात नहीं करते हैं। इसके पहले कोई सरकार दे, अरे वही कह रहे हैं, चूल्हा जलना बंद हो गया, राशन मोदी जी दे रहे हैं। नहीं, मोदी जी नहीं, मोदी जी उनको दे रहे हैं जिनको इन्होंने राशन बंद कर दिया था, बाकी जिसका जो रोजगार। अच्छा इधर चूल्हे की बात हो रही है, चूल्हे की, बेटा तुम बोलो। अगर हमारे देश की जनता 5 किलो राशन के लिए अगर लाइन लगाती है तो किस हिसाब से देश का विकास हुआ? ये कौन इधर बोलेगा? भैया बोलिए, कुछ बोलेगा इधर, बोलिए, खड़े होइए। जैसे विकास देखिए, अभी सब तरफ देख लीजिए, जितना विकास बीजेपी में हुआ है, सपा में अगर हुआ है तो बता दीजिए। 20 साल हो गया सड़क पे गड्ढे में
एक्सीडेंट हो गया, छिनैती हुई, डकैती हुई, सब सपा में हुआ। ठीक है, इधर कोई और बोलेगा? हाँ बेटा बोलो। मैं किसी पार्टी को प्रायोरिटी नहीं देती हूँ। मैं सबसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जो लोग कहते हैं। अरे आपस में बहस नहीं करिए, आपस में बहस नहीं। बच्ची है, उसकी बात सुननी जायज है, आपको सुननी पड़ेगी। सवाल का जवाब चाहिए। जो लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, सरकारी हॉस्पिटल में अच्छा इलाज नहीं होता, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कितने लोग अपने बच्चों को सरकारी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। केजरीवाल बाप पूछे, कैमरे पे देखिए, कैमरे पे देखिए। केजरीवाल बाप सवाल पूछे थे। केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी हैं, बेल पे छूटे हैं, कोर्ट में, हाई कोर्ट में उनके मनु सिंघवी उनके वकील पूरा सिफारिश किए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अखिलेश जी, अखिलेश जी, वो लड़की आपसे सवाल पूछ रही है। पहले उसने रोजगार पे सवाल पूछा, अब वो पूछ रही है सरकारी अस्पतालों में कितने लोग जाते हैं इलाज कराने। सरकारी अस्पताल, सदर अस्पताल का मंगा लीजिए डाटा। बेड फुल है, बेड फुल है, पीजीआई में बेड फुल है। ये कुछ लेके आए हैं उसका, ये कुछ लेके आए, ये लेके आए होंगे क्योंकि अस्पताल यही लोग चलाते थे 5 साल पहले। 5 साल पहले तक इन्हीं के घर में चलता था। पैथोलॉजी की रिपोर्ट आती है, वहीं से हीमोग्लोबिन 10 ग्राम, और दूसरे दिन वहीं पर बाहर रिपोर्ट आती है 13.5 ग्राम। वहां पर एक बच्चे को 25 साल के 300 क्या बोल रहे हैं? लोग फर्जी है, फर्जी बात करते हैं। आज सदर हॉस्पिटल में सारे गरीबों का इलाज हो रहा है, पीजीआई में चली है उसकी न्यूज़। क्या बोल? बात ये हो रही है कि अमीर क्यों नहीं जाता है सदर हॉस्पिटल में? अगर सरकारी गवर्नमेंटेड कॉलेज है या गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल है तो अमीर को भी जाना चाहिए ना वहाँ पे, क्यों? बोलो। मैं 1 महीने तक ड्यूटी करके आई हूँ सदर हॉस्पिटल में, पूरी सीट खाली थी, बस 2-4 सीट। लीजिए अखिलेश जी, ये लीजिए ग्राउंड पे, डाटा मंगाइए, डाटा। मैं डाटा मंगाइए, पीछे डाटा मंगाइए। पूरे बेड फुल हैं, पूरे। और समाजवादी पार्टी के विधायक जी के घर से सदर अस्पताल चलता था। भैया 1 मिनट सुनिए, इधर पीछे वालों को मौका नहीं मिल रहा, आप लोग आगे थोड़ा पीछे हो जाइए। इनसे हो गई बात। इधर वाले, इधर कौन बोलेगा? ठीक है, मैं उधर आ रहा हूँ। नहीं, आपसे 2 बार हो गए, नहीं आपसे 2 बार हो गए। भैया थोड़ा जगह दीजिए। बेटा बोलो, आप बोलो। जब उन्होंने बोला कि सदर हॉस्पिटल में इतनी अच्छा इलाज होता है, तो उसी हॉस्पिटल में मेरी फैमिली के टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट गलत क्यों आई? सदर हॉस्पिटल में रिपोर्ट? 1 मिनट भैया, आपसे हो गया। बेटा इधर और कौन बोलेगा? बोलिए आंटी, आप बोलिए। हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब किसी महिला पर अत्याचार होता है तो उसमें वो चुप रहते हैं, वो न रोजगार की बात करते हैं, न महंगाई की बात करते हैं, बस हिंदू मुसलमान और राहुल के पीछे। ठीक है। सर हमारा कहना है कि बताइए जो है कि 5 किलो 10 किलो अनाज से क्या हमारे जो है गरीब भाइयों का जीवन पार हो जाएगा? 5 किलो राशन से। हाँ बोलिए भैया, बोलिए। नहीं, आपका हो गया। अभी बात ये रामलला की कर रहे थे। सबसे बड़ी बीफ कंपनी से चंदा इन्होंने लिया 400 करोड़ रुपए का, वो भी नवरात्र में। ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। सब नवरात्र के समय में इन्होंने बीफ कंपनी से लेके चंदा हिंदुत्व को खुद ही ठीक है। भी बात करिए। पेपर लीक कितना बड़ा मुद्दा है, बोलिए। रोजगार की बात करना चाहता हूँ। ये कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि इनके नेता बार बार सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, राम मंदिर को झूठा बता रहे हैं। इनके गवर्नमेंट में 76 पीसीएस की एक भर्ती हुई थी जिसमें 56 केवल नहीं, लेकिन एक इशू राम मंदिर पर भी बात होगी। मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास। 1 मिनट पाठक जी, आप न मैं इंडिया से पूछ रहा हूँ ना बीजेपी से पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, बताइए। बोलने दीजिए उनको। अरे नेता भी तो कुछ बोले। ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, न कि बहुजन से है। वो राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, न कि बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा है। हाँ, बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। तो फिर कांग्रेस पार्टी से ये सवाल क्यों पूछा जाता है बार बार कि उनके नेता प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गए? क्यों पूछा जाता है? देखिए, हमारा राम मुद्दा नहीं है, हमारा राम हमारे दिल में है, कण कण में है। इनका राम मुद्दा है, इनका राम मुद्दा है, इनका वो राम मुद्दा है जिसको उंगली पकड़ के लेके जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अगर इनके भी राम है तो 22 वकील कौन थे जो सुप्रीम कोर्ट तक लड़े मुकदमा? कांग्रेस क्या कर रही थी? जवाब।
कि सुप्रीम कोर्ट में जब वकील खड़े थे वह जवाब कोर्ट देगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन इतने यहाँ पर कितने सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं? राशन ही है, राशन की बात कर रहे हैं। अगर इतने ईमानदार हैं, राशन सब्सिडी छोड़ दें। सनातन को मानने वाले खड़े हैं। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, बोलने सनातन को अपमानित मत करिए। सनातन इतना छोटा नहीं है। हाँ, इधर बहुत व्यापक है। ऐसा नहीं, आराम से, हल्ला नहीं ना, चिंता नहीं। चलेगी हाथी, उड़ेगा धूल, न रहेगी साइकिल, न रहेगा कमल का फूल। तो नारे हाथ करके आए। अरे आराम से भैया, आराम से। आया गजब नतीजा, अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। अच्छा ठीक, साइकिल की रफ्तार। इन्होंने कहा हमारे विधायक के बारे में। नो, नाराबाजी नहीं। इन्होंने हमारे विधायक के बारे में कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, उन्हीं के सामने लड़े हैं, 2 बार से हार रहे हैं। ओके। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं जो आजमगढ़ के जितने हैं, शर्म आनी चाहिए। यही इनके केदार यादव जी का स्वर्गवास हो गया, उनके नेता देखने अखिलेश यादव नहीं आए। वही मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई, उनसे शोक संबंधना विविध करने के लिए वहाँ पे मऊ में पहुंचे। ये बात करते हैं। ठीक है भैया आप बोलिए। मैं सर, हमारी एक बहन का जो सरकारी हॉस्पिटल पे अभी टिप्पणी थी, मैं पूछना चाहूंगा, इनको प्राइवेट विद्यालय और प्राइवेट हॉस्पिटल पे विश्वास है, तो सरकारी हॉस्पिटल की रिपोर्ट पे इनको विश्वास कैसे होगा? क्यों ये लोग सरकारी हॉस्पिटल पे बहुत बात हुई, सरकारी हॉस्पिटल पे बहुत, भैया ऐसा नहीं, पीछे वाले छूट जाते हैं। पीछे कौन बोलेगा भैया, हाथ उठाइए, कौन बोलेगा? रुकिए भैया आप बोलिए। मैं इस पूरे बहुत बड़े महागठबंधन से पूछना चाहता हूँ, ये पहला महागठबंधन है कि ये लोग बारात लेके निकल चुके हैं और दूल्हा कौन है इन लोग को खुद नहीं मालूम। नहीं, वो तो मैंने पूछा था। आप बोलिए मिश्रा जी पूछ रहे हैं दूल्हा कौन है बारात का? प्रवीण सिंह मिश्रा जी नहीं, पहले शांत होकर सुन लीजिए। आजमगढ़ के लोग हैं, यहाँ की संस्कृति से प्यार है, सुन ले। लोकतंत्र में चुनेंगे सांसद आप, संसदीय दल की बैठक तय करेगी कौन नेता होगा। क्यों? अरे भैया सुन लीजिए। क्यों? संसदीय दल की बैठक तय करेगी कौन देश का प्रधानमंत्री होगा। ठीक है भैया बोलो क्या बोलना है? सर, यहाँ के मुसलमान वो हुआ है, अभी बोल रहे हैं खतरे में। अभी यही 22 तारीख को जब रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा थी, यहीं पर जहानागंज में हथियार लोग ले रहे थे, कैसे मुसलमान खतरे में, ये बताइए आप। ठीक है, बोलो भैया, पूछिए। ठीक है, और इसके अलावा इधर कुछ बोलेगा? हाँ भैया बोलो। भैया बोलिए रहे कि जब बीजेपी सरकार आती है तो हिंदू मुस्लिम क्यों होता है? बीजेपी सरकार आती है तो हिंदू मुस्लिम क्यों होता है? अखिलेश जी बताइए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। उनको बोलने दीजिए, आप प्रवक्ता नहीं, वो प्रवक्ता है, उनको बोलने दीजिए। आपको बताना चाहता हूँ, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते तो गुड्डू जमाली साहब बसपा में थे। इनको डर था कि मुसलमान का वोट कहीं बसपा में न चला जाए, तो गुड्डू जमाली साहब को डील करके विधान परिषद सदस्य बनाकर अपने यहाँ ले आके तब अपने को अब सुरक्षित मान रहे हैं। दूसरी बात मुसलमान खतरे में रहता तो इतनी बड़ी न्यूज आज हिंदुस्तान में चल नहीं रहती। भैया एक मिनट दूसरी बात, रुकिए। मैं इंडिया गठबंधन के मैं कांग्रेस के साथी से पूछना चाहता हूँ, बाप दादे की सीट थी अमेठी, राहुल गांधी छोड़ के रायबरेली क्यों चले गए? आजमगढ़ वालों, अमेठी में लड़ लिए। एक मिनट, आजमगढ़ वालों, कैफी आजमी की धरती है ये। कोई कुछ सुनाएगा? कौन सुनाएगा? आप सुनाएंगे कैफी आजमी के लिए, कैफी आजमी के नाम पर। बताइए जल्दी। नफरत की आग दिल से बुझा कर तो देखिए, आदर्श, नफरत की आग दिल से बुझा कर तो देखिए, एक बार मुझको अपना बना कर तो देखिए। सदियों से तरसती है निगाहें मेरी तुझे, सदियों से तरसती है निगाहें मेरी तुझे, एक बार निगाहों में बसा कर तो देख। आपका क्या नाम है? मेरा नाम क्या आपका? मेरा नाम है आजाद खान। रामचरितमानस सुन लो। आजाद खान से रामचरितमानस सुन लो।
लोक अरे सुन लो भैया, सुन लो रामचरितमानस सुना रहे, रामचरितमानस। एक मिनट। लोकाभिरामम रणिरगधीरम, लोकाभिरामम रणिरगधीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, काणूर रूपम करुणाकरंतम, श्री रामचंद्रम शरणम प्रपदे। लेकिन एक सवाल है, एक सवाल मेरा है। ना मेरा एक सवाल है, नो रुको। अरे राम है, बताओ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपके आधार साइकिल नहीं है। ठीक है, एक मिनट, लेकिन सुनो मेरा सवाल सुनो। ये सवाल में अरे जा कहाँ रहे हो, रुको। ये बोल रहे हैं आप भाजपाई हैं। मैं भाजपाई नहीं हूँ, मैं असली देशभक्त हूँ, मैं असली देशभक्त हूँ, असली नकली वाले नहीं, मैं असली हूँ। मैं एक मिनट भैया, मैम आप कुछ बोलना चाहती? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। क्या बात है। लोग सुखी हो, सब निरोगी हो, सब अच्छा देखें, यही समाजवाद का पैगाम है और यही समाजवादी पार्टी की सोच है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सना परवीन। तो मैम ये बताइए, जो सर्वे भवन्तु सुखिना होगा कैसे? जब इंडिया सरकार बनेगी। भैया गवर्नमेंट थी तो 432 दंगे उत्तर प्रदेश में हुए और सफाई का नाच चल रहा था, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ठीक है। भैया बोले हैं कि मुख्तार अंसारी पे गए हैं, उनको ये बताइए कि ब्रिजभूषण शरण सिंह पे भी इतना मुकदमा फिर भी बाहर घूम रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो बीजेपी में है। ब्रिजभूषण शरण सिंह, ठीक है। ये ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात करते हैं और आजम खां पे बात क्यों नहीं? आजम खां पे भैया 30 सेकंड बचा है। अब देखिए, अब डिबेट नहीं, अब यहाँ पर होगा संकेश। बताइए। और ये कहना है राम भजन एक, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। देखिए, ये है आजमगढ़ की धरती, ये है आजमगढ़ का जोश, ये है आजमगढ़ की राजनीति। हरी के स्पेशल एडिशन में बस इतना ही। आप सभी का बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां एक बार, जोरदार तालियां हो जाए। बहुत शुक्रिया।